गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम ज्योग्राफी के 6 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमने ये शुरू किया था एंड दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। इस पहले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या यू कैन से व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सेकंड थिंग हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज आपस में इंटरडिपेंडेंट है उनके बारे में डिस्कस किया था। देन लास्ट में हम डिस्कस करके गए थे कि व्हाट आर द फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू व्हिच द इंडस्ट्री कैन बी लोकेटेड। एक इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए हमें किस प्रकार के आप कह सकते हो किस प्रकार की चीजों का किस प्रकार के फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। मींस इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड कैसे किया जाता है उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट सम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ट्राई टू कंप्लीट दीज थिंग्स। तो आज हम इन दो चीजों के बारे में यहाँ पर फोकस करने जा रहे हैं एंड दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स जो कि आपकी इस चैप्टर की सबसे आप कह सकते हो इंपोर्टेंट पार्ट बनता है। आगे जो हम डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री करेंगे तो वो इंडस्ट्री जो है क्वेश्चन या बोर्ड पर्सपेक्टिव से आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, तो आप इन सब चीजों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। स्टूडेंट क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूं तो देयर आर 5 बेसिस ऑन व्हिच आवर इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड। हमने यहाँ पर ब्रॉडली 5 टाइप की जो बेस है वो क्रिएट किए हैं जिनके आधार पे हम अपनी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। मींस पहला जो तरीका है वो है आपका रॉ मटेरियल के आधार पे, जहां पर हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड एंड द सेकंड वन इज मिनरल बेस्ड। मींस आपके पास यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ द रॉ मटेरियल्स। तो आपको वहां पर दो प्रकार से क्लासिफाइड करना है, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। सेकंड टाइप है अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल। मींस मेन रोल के आधार पे इसके अंदर जो इंडस्ट्री होती है वो दो प्रकार से होती है, वन इज बेसिक एंड द सेकंड वन इज कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री क्या होती है? ऐसी इंडस्ट्री जिनके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट किसी दूसरी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल बन जाता है या किसी दूसरे इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, वो इंडस्ट्री आपकी बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिक इंडस्ट्री कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आयरन और स्टील से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी इक्विपमेंट बनते हैं, वो किसी दूसरी जो फैक्ट्रीज होती है, दूसरी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी आप कह सकते हो उनके अंदर यूज की जाती है टूल्स एंड मशीन्स के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं सेकंड टाइप की बात करता हूँ कंज्यूमर इंडस्ट्री, अगर मैं कंज्यूमर इंडस्ट्री की बात करता हूँ तो कंज्यूमर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है। डायरेक्टली जो पीपल हैं वो डायरेक्टली उसे कंज्यूम करते हैं, तो उस आधार पे उन्हें कंज्यूमर इंडस्ट्री कहते हैं। Now the third one is on the basis of the capital investment, means capital investment के आधार पे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। The first one is small scale and the second one is large scale. मींस स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री ये डिपेंड करता है कि हमने कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्टमेंट किया है, हमारे पास पावर ड्राइविंग मशीन कैसी है, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने काम करते हैं, तो उस आधार पे, ठीक है, उस आधार पे हम इसको स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक थर्ड कैटेगरी भी है, वो होती है आपकी कॉटेज इंडस्ट्री, जो कि इन सब में सबसे छोटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पे हम इसको पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर और जॉइंट सेक्टर, इन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, जिसके आधार पे हम इसे हैवी और लाइट इंडस्ट्री कहते हैं। मींस इसके अंदर जो रॉ मटेरियल हमने यूज किया है और जिसका एक फिनिश प्रोडक्ट है वो कितना हैवी होता है या कितना लाइट हल्का होता है, उसके आधार पे इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं, जहां पर हैवी इंडस्ट्री और लाइट इंडस्ट्री आती है। अगर मैं हैवी इंडस्ट्री की बात करता हूं तो जैसे कि आयरन एंड स्टील से जो भी बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो सारा का सारा हैवी होता है, तो वो हैवी इंडस्ट्री में आ गया। अगर मैं लाइट इंडस्ट्री की बात करता हूं तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनते हैं वो सारे के सारे लाइट इंडस्ट्री में आते हैं। तो दीज आर 5 बेसिस ऑन विच इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एंड दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जो कि आपको आने वाले चैप्टर को फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे उसमें बड़ा हेल्पफुल होगा। आपके पास यहाँ पर 1 मार्क्स के काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ये 5 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि बोर्ड प्रोस्पेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट आपको रॉ मटेरियल के आधार पे इजीली आसानी से पता चल सकता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे पता चल सकता है, ओनरशिप के आधार पे भी आप पता कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल एंड बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड, ये दो ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको बच्चा हमेशा भूलता है। तो स्टूडेंट बी केयरफुल फॉर दीज टू थिंग्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए क्लासिफाई द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेन रोल, तो ये दीज आर टू टाइप, बेसिक एंड कंज्यूमर इंडस्ट्री, और आपको इनके बारे में एग्जांपल का पता भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स थिंक अबाउट सम अदर फैक्टर्स। हमने यहाँ पर लार्ज स्केल की बात की थी। इफ द इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 1 करोड़ रुपीज इन एनी इंडस्ट्री, वो आपकी इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आती है, जैसे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री। अगर हम किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं जहां पर मोर देन 1 करोड़ रुपीज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर हैवी पावर ड्राइवन जो मशीन है उनका यूज किया जाता है, नंबर ऑफ वर्कर्स काफी संख्या में होता है, मैक्सिमम जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो वो इंडस्ट्री आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की, द इंडस्ट्री विच इज लेस देन 1 करोड़ रुपीज, जहां पर इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ रुपीज होती है, वो इंडस्ट्री आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर काउंट की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर कोई भी हो सकती है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ वर्कर्स होते हैं वो लार्ज स्केल से कम होते हैं, बट उनको हायर जरूर किया जाता है। पावर ड्राइवन मशीन जो होती हैं बहुत कम होती हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती है, ज्यादा कह सकते हो हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अगर मैं इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री की बात करता हूं, तो कॉटेज इंडस्ट्री तो आपके घर के अंदर, जो गांव के अंदर आप कह सकते हो, वहां पर स्टैब्लिश की जाती है, जिसके अंदर जो फैमिली मेंबर है वो लेबर रिक्वायरमेंट पूरा कर देती है, तो वो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जो कि आपने 8th स्टैंडर्ड में डिस्कस भी की है। बट आपकी एनसीईआरटी बुक में केवल यहाँ पर 2 ही बुक इंडस्ट्री के बारे में बात की गई है, तो मैं आपको इन 2 के बारे में बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, the industry which obtain their raw material from agriculture product, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल उनको एग्रीकल्चर से मिलता है, वो इंडस्ट्री आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती है। एग्जांपल में आपकी जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, चाहे हम कॉटन की बात करें हैं, जूट की बात करें हैं, सिल्क की बात करें हैं, वुलन की बात करें हैं, कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में आती है। इसके अलावा रबर, शुगर, कॉफी, टी, एडिबल ऑयल, किसी प्रकार की इंडस्ट्री होती है, ये सारी की सारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। On the other hand, if we think about the mineral based industry, these obtain their raw material from minerals. अब वहां पर एग्रीकल्चर से मिलता है, यहाँ पर मिनरल से बनता है। स्टूडेंट्स, तो ये जो 2 है, these are on the basis of the raw material, रॉ मटेरियल के आधार पर क्लासिफिकेशन है ये। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल के आधार पे ऐसी इंडस्ट्री जिनको अपना रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से मिलता है, दे आर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, और जिनको मिनरल से मिलता है, दे आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अगर एग्रो बेस्ड की बात करता हूं तो कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, शुगर, कॉफी, टी, ये सारी की सारी इंडस्ट्री एग्रो बेस्ड में आती है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी थिंक अबाउट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो आयरन स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, मशीन्स, टूल्स, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, ये सारी की सारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में जाती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स थिंक अबाउट अदर फैक्टर्स। हमने ओनरशिप के आधार पे डिस्कस किया था, तो ओनरशिप के आधार पे 4 टाइप की इंडस्ट्री है। फर्स्ट वन इज पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, तो द इंडस्ट्री विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड एंड यू कैन से ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज, दे आर कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, लाइक सेल एंड भेल। आपको इनकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री होती है वो 1 मार्क्स में आ जाती है, और आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। So try to find out these questions, ये आपसे नेक्स्ट मीटिंग में पूछा जाएगा। Now private sector industry, ऐसी इंडस्ट्री जो कि which are owned and controlled and you can say operated by individual and a group of individual privately, no doubt student, privately, तो ये इंडस्ट्री कहलाती है आपके प्राइवेट इंडस्ट्री। लाइक टिस्को, दिस इज टिस्को, TISCO, स्पेलिंग इज मिस्टेक, सो टिस्को, ऐसी बजाज ऑटो लिमिटेड एटसेट्रा, या डाबर इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, नाउ वी कैन से जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री, these are jointly run by public, you can say government and private individuals,
These are called joint sector industry. Oil India Limited इसका एग्जाम्पल है. The last one is cooperative sector industry. ये वो इंडस्ट्री होती है जहां पर जो कंट्रोल होता है, जो ऑपरेटेड होता है. These are operated by producer and the supplier of the raw material, and you can say workers or raw material and workers both. ये वो इंडस्ट्री कहलाती है जिनके ऊपर अधिकार होता है, जिनके फैसले लेने का अधिकार होता है, जिनके डिसीजन लेने का अधिकार होता है, या तो वो व्यक्ति जो कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या जो रॉ मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं. अब प्रोड्यूसर वो है जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं, और जो रॉ मटेरियल के सप्लायर है वो है जो कि जैसे कि हमारे फार्मर्स हो गए, वो शुगर केन प्रोवाइड करते हैं. तो ऐसी इंडस्ट्री कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर आती है. और ये व्यक्ति क्या करते हैं, ये अपने रिसोर्स को इकट्ठा करते हैं और जो प्रॉफिट होता है उन सबको अकॉर्डिंग टू देयर रेशो उसके आधार पे बांट लेती है. महाराष्ट्र के अंदर शुगर इंडस्ट्री जो है वो इसी वजह से सक्सेसफुल है हमारी इंडिया के अंदर. ओके स्टूडेंट्स, तो दीज आर 4 टाइप्स विच आर बेस्ड ऑन ओनरशिप. तो ये आपका एक तरीके से 5 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स we will discuss about some agro based industry. अब हम यहाँ पर कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर जो चैप्टर है आपका आगे चलेगा, जहां पर हम एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इन दो के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट चैप्टर के एंड में पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उनको देख लेते हैं. सबसे पहली मैं कॉटन टेक्सटाइल की बात करता हूँ. जो इंडस्ट्री है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करता हूँ. आपसे ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर सबसे यूनिक पोजीशन या इंडियन इकोनॉमी के अंदर कौन सी इंडस्ट्री एक यूनिक पोजीशन रखती है या एक तरह से फर्स्ट प्लेस पे आने की बात कर सकती है. ऐसी इंडस्ट्री का नाम है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. अब उसका रीजन बताइए. ये है आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्युपाइज अ यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. ये आपका 3 मार्क्स क्वेश्चन बनता है. देख लेते हैं क्यों है. जब कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के हम बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली कुछ चीजों की बात ध्यान रखेंगे और हर एक बार हम उसी चीज को इंप्लीमेंट कर देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा. सबसे पहली चीज होती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. वो कितना कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर. तो अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर बात करता हूं, जहां पर इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करता हूं, तो वहां पर कॉटन टेक्सटाइल से 14% हमें मिलता है. सेकेंड थिंग अगर मैं बात करता हूं एम्प्लॉयमेंट, अगर नॉर्मली बात करता हूं एग्रीकल्चर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है. उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आपका कॉटन टेक्सटाइल में आता है, जहां पर नियर अबाउट 35 मिलियन पीपल जो है दे आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय इट. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं इट्स शेयर इन द फॉरेन एक्सचेंज, जो थर्ड होता है वो है फॉरेन एक्सचेंज, जो नियर अबाउट 24.6% जो फॉरेन एक्सचेंज है वो अचीव करता है. स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में जीडीपी की बात करते हैं. नियर अबाउट 4% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है. इसके अलावा ये सेल्फ रेलिएंट, यू कैन से ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अपने आप में ही खुद इंटरडिपेंडेंट है, किसी भी प्रकार से किसी और के ऊपर सहायक नहीं होती. इस आधार पे ये इंडस्ट्री सेल्फ रेलिएंट इंडस्ट्री भी कही जाती है. तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो डिस्कस करते हैं कि आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक यूनिक पोजिशन इंडियन इकोनॉमी में रखती है. इस वक्त आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टार्ट होती है और वहां पर ये 4 पॉइंट दिए गए होते हैं. ये कॉटन टेक्सटाइल के बारे में ही दिए गए हैं. इस वक्त आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे तो वहां पर ये 4 पॉइंट आपको कॉटन टेक्सटाइल शुरू होने से पहले डिस्कस किए गए हैं. वो ये डिस्कस किए गए हैं वो आपके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में ही है, और जो शो करते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक यूनिक पोजीशन किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी के अंदर रखती है. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में अदर इफेक्ट्स देख लेते हैं. पुराने समय से ही कॉटन टेक्सटाइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रही है हमारे इंडिया के अंदर. अगर हम कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं तो पुराने समय से ही ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर फेमस कॉटन टेक्सटाइल रही है. ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसकी डिमांड भी रही है. हमारे इंडिया के अंदर जो कॉटन था, कॉटन टेक्सटाइल जो थे, दे प्रोड्यूस विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स. जो हैंड स्पिनिंग या हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स जो थे, मैनुअल वर्क जो था वो इसके माध्यम से किया जाता था. और 18th सेंचुरी के अंदर पावर लूम आ गया. मींस पहले हाथ से काम किया था, अब इलेक्ट्रिक जो थिंग्स है उनसे काम होने लगा.
बट जिस वक्त हमारा इंडिया में कॉलोनियल पीरियड आया उस वक्त इसको बहुत ज्यादा धक्का लगा। इवन हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी बन गई कॉलोनियल टाइम में कि हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इवन जो बड़े बड़े सिटीज थी उनकी आप कह सकते हो इंपोर्टेंस ही खत्म हो गई थी। तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड हमारी कॉटन टेक्सटाइल या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मैं पूरी की बात कर रहा हूँ, खासकर उसमें कॉटन टेक्सटाइल की बात करेंगे हम, क्योंकि उस वक्त सबसे ज्यादा आप कह सकते हो फेमस जो थी वो सबसे ज्यादा जो अधिक एम्प्लॉयर या आप कह सकते हो पैसे वाली इंडियन इकोनॉमी में हेल्पफुल होने वाली बात थी तो वो कॉटन टेक्सटाइल थी। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी वजह से कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज्यादा फर्क आया। बट अगर मैं वर्ल्ड वॉर की बात करता हूँ जिस वक्त 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे उस वक्त हमारी इंडियन इंडस्ट्री को बूस्टअप मिला। रीजन क्या था? क्योंकि उस वक्त जो इंग्लैंड या यूरोपियन कंट्रीज थी वो वॉर के अंदर बिजी थे, वहां पर जो प्रोडक्ट बनते थे वो वॉर से रिलेटेड बनते थे। यही कारण है कि जो कॉटन या अदर जो थिंग्स थी वो हमारे इंडिया से वहां पर जाती थी। तो 2 वर्ल्ड वॉर जो हुए थे वो हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करने में हेल्पफुल रहे। और फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो इंडिया के अंदर मुंबई में 1854 के अंदर स्टैब्लिश की गई। इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका, आई थिंक सो अदर फैक्ट के अंदर कहीं ना कहीं मिलेगा। 80% जो मिल्स हैं दे आर प्राइवेट राइट नाउ। आज के टाइम में जो 80% जो मिल्स हैं वो प्राइवेट पीपल ने स्टैब्लिश किए गए हैं। तो दीज आर अदर फैक्ट्स जो कि आपकी इस कॉटन टेक्सटाइल के लिए बेनिफिशियल है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ द कंसंट्रेशन एंड यू कैन से लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। मींस जिस वक्त आपको मैंने फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चन कराया था तो उस वक्त मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे कि जब कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के बारे में बात कर ली जाए कि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री वो उस एरिया में क्यों है, तो ये दीज फैक्टर्स जो है वो उस एरिया में अवेलेबल होते हैं, इसी वजह से वो वहां पर मैनेज की जाती है या वहां पर होती है। सीबीएसई 2012 के अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स या एक्सप्लेन द फैक्टर्स फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये सीबीएसई 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैं वहां पर बात करता हूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल की बात करते हैं। और मैं महाराष्ट्र और गुजरात की बात करता हूं तो महाराष्ट्र का जो एरिया है वो ब्लैक सोयल से रिलेटेड है और ब्लैक सोइल जो होती है वो कॉटन के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त सोइल मानी जाती है। तो रॉ मटेरियल अबंडेंट मींस सफिशिएंट अमाउंट में और चीप रेट पर इजीली अवेलेबल है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन मॉइस्ट है, तो कोस्टल एरिया लगता है तो मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है, इसकी वजह से कॉटन टेक्सटाइल की डेवलपमेंट में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही साथ ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसकी वजह से क्लॉथ को वीव करना, बुन जो वीव करते हैं क्लॉथ को, उसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि अगर ह्यूमिड इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं होती तो धागा बार बार टूटता है, वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो ड्यू टू मॉइस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पर ये होता है। ये थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशन अलग आ गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और अदर जो पोर्ट फैसिलिटीज है वो बड़ी इजीली अवेलेबल है। मुंबई एक अच्छी ट्रेड पोर्ट है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ सूरत एक ट्रेड पोर्ट है जहां से बहुत सारा प्रोडक्ट जो है वो दूसरे देश में जा सकता है। और महाराष्ट्र और गुजरात इंडिया के हर एक पार्ट से वेल मैनर से कनेक्टेड है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ मार्केट फैसिलिटी, तो मुंबई के अंदर या आसपास के एरिया के अंदर मार्केट फैसिलिटी इजिली अवेलेबल है, जहां पर वहां से आप कह सकते हो ये सब जो प्रोडक्ट है वो बेचा जा सकता है। तो दीज आर द 5 पॉइंट्स। और इसके अलावा अगर हम कुछ और बात करना चाहते हैं कि लेबर रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो महाराष्ट्र और गुजरात एरिया जो है वो पॉपुलेटेड एरिया है, तो जहां पर चीप लेबर इजिली अवेलेबल है। गवर्नमेंट पॉलिसी भी इनको उनको सपोर्ट करती है। तो आप ये 2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। तो इन चीजों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र और गुजरात है वहां पर कॉटन टेक्सटाइल इस वजह से विद्यमान है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं कॉटन टेक्सटाइल की बात करता हूं, कॉटन टेक्सटाइल के अंदर जो प्रोसेस चलती है, इन इंडस्ट्रीज के अंदर जो प्रोसेस चलती है वो ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड होती है। द फर्स्ट वन इज कॉटन प्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज वीविंग प्रोसेस। कॉटन प्रोडक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि महाराष्ट्र गुजरात वगैरह के अंदर सेंट्रलाइज है। मैंने कॉटन प्रोडक्शन के बारे में बताया कि महाराष्ट्र वगैरह के गुजरात के अंदर ये एक सेंट्रलाइज प्रोसेस है। बट अगर मैं वीविंग की बात करता हूं, इट इज डिसेंट्रलाइज प्रोसेस।
ये ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड है, अलग अलग जगह से आपको अलग अलग तरीके के वो मिलते हैं। कहीं से किसी प्रकार की एम्ब्रॉयडरी मिलेगी, कहीं पर अलग तरीके से उसके अंदर सिल्क का काम मिलेगा, कहीं पर जरी का काम मिलेगा। इस प्रकार की सिचुएशन जो होती है वो आपको देखने को मिलती है स्टूडेंट्स। तो जो वीविंग प्रोसेस है इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट के अंदर होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको अलग अलग जो प्रोसेस है, जिस वक्त जिस वक्त कपड़ा बनता है तो उसके अंदर आपको अलग अलग डिजाइन देखने को मिलते हैं। कहीं पर उसके ऊपर कढ़ाई हो रखी है, कहीं पर कुछ हो रखा है, तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। अगर मैं वीविंग की बात करता हूँ, ये पहले हैंडलूम के द्वारा होती थी, अब ये पावरलूम के अंदर भी होती है और मिल्स के अंदर भी होती है। अगर मैं स्पिनिंग की बात करता हूँ, ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है। स्पिनिंग जो है इट इज कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज राइट नाउ, अभी भी सेंट्रलाइज है। कहां कहां पर है? या तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, इन 3 जगह पर ही ये सेंट्रलाइज है। इन 3 जगह पर ये आपको देखने को मिलेगी। कॉटन प्रोडक्शन कहां पर है? महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर। पर वीविंग प्रोसेस डिसेंट्रलाइजेशन है जो ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जगह पर आती है। पर स्पिनिंग की अगर मैं बात करता हूं वो भी सेंट्रलाइज है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के अंदर। हैंड स्पन, यस इट्स अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आल्सो। अगर मैं हैंड स्पन खादी की बात करता हूं, इट प्रोवाइड अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, ये भी लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है। खादी के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं कि खादी के बारे में महात्मा गांधी ने भी बहुत एक तरीके से प्रयास किए थे, तो उसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ना है, केवल इतना ही है कि हैंड स्पन जो खादी है इट प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। कॉटन टेक्सटाइल के बारे में कुछ अदर फैक्ट्स थे जो कि आपको पता होने चाहिए। आपके एनसीईआरटी बुक्स में शायद इतना नहीं है, बट इससे इतना सफिशिएंट है आपके 10th लेवल के लिए। स्टूडेंट्स, अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो कुछ चैलेंज फेस करती है, ये भी आपका 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, या ऐसे कौन से चैलेंज है जो कॉटन टेक्सटाइल जो मिल्स है या इंडस्ट्री जो फेस करती है। तो फर्स्ट वन है वो है आपकी इररेगुलर पावर सप्लाई। मींस हमारे देश के अंदर पावर सप्लाई जो है इरेक्टेड है, मींस इररेगुलर है, बार बार लगातार पावर कट लगते रहते हैं जो कि प्रोडक्शन में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सेकंड थिंग, जो मशीनरीज है दे आर ओल्ड, वो बहुत पुरानी है, दे नीड टू बी अपग्रेडेड, उन्हें अपग्रेड करने की आवश्यकता है, और खासकर वीविंग सेक्टर के अंदर और प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर मशीनरी बड़ी ओल्ड है। अगर मैं लेबर आउटपुट की बात करता हूं, बड़ी लो आउटपुट है लेबर के अंदर, बड़ी लो आउटपुट के अंदर, मींस लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो आउटपुट जो है वो बहुत कम है। एंड वी स्टिल नीड टू इंपोर्ट कॉटन इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन इन द कंट्री हैज इंक्रीज्ड। हमारे देश के अंदर वो कॉटन की संख्या लगातार, मींस अमाउंट बढ़ता जा रहा है, फिर भी हमें दूसरे देश से कॉटन इंपोर्ट करना पड़ता है अच्छी क्वालिटी का। इसके अलावा जो लो आउटपुट है लेबर की वो है स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मींस सिंथेटिक फाइबर आ चुके हैं जो कि इसके एवज में सस्ते दाम पर मिलते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसे बहुत बड़ा, या आप कह सकते हो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंपटीशन प्रोवाइड करता है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम, ये चैलेंजेस जो है वो कॉटन टेक्सटाइल इंडिया के अंदर फेस करती है। ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आगे हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जितनी भी पढ़ेंगे उनके अंदर अगर चैलेंज की बात आ जाए, कभी भी एग्रो बेस्ड की जितनी भी इंडस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर अगर कभी चैलेंज की बात आ जाए तो ये बात ध्यान रखना कि पावर सप्लाई की प्रॉब्लम हमेशा होती है उसके अंदर, मशीनरी जो होती है वो ओल्ड होती है, लो आउटपुट ऑफ द लेबर होती है, और सिंथेटिक फाइबर जो स्टिफ कंपटीशन का है, सॉरी सिंथेटिक फाइबर का जो कंपटीशन है वो, ये 4 पॉइंट हर एक क्वेश्चन में फिट होंगे। इसके बाद हम जूट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, तो जूट के अंदर भी यही प्रॉब्लम आएगी। ये सिल्क के बारे में आ सकता है, तो सिल्क के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। तो जब कभी भी ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, जब कभी भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये 4 प्रॉब्लम हर एक जगह पर फिट हो जाती है। तो इन 4 को जैसे याद रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस वक्त एक इंडस्ट्री को लोकेट करते हैं तो क्या होता है, हम 4 या 5 फैक्टर याद कर लेते हैं, लाइक अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, गवर्नमेंट पॉलिसी। Let's move. Yeah, students. So these are the problems which always we faced. Now, next we will discuss about jute industry, जो कि हम next lecture में discuss करेंगे. Okay, students, जूट इंडस्ट्री है, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।